गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसके एक भाग का हमने कल अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अपना रक्त और हमारा शरीर, और जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। हमने कल जो पढ़ा था उसमें डॉक्टर दीदी ने अनिल को रक्त और हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है और किस तरीके से ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से हमें पता लगता है कि कैसे रंग का है, किस तरीके से इसमें कण होते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। और एनीमिया क्यों हो जाता है और इसके बचाव के लिए हमें क्या खाना चाहिए, और पेट में कीड़े हो जाए तो हमें किस प्रकार से उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, हमें अपने पेट की सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए, ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सकें जो हमारा एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हैं। आगे पढ़ते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। इसमें बता रहे हैं हमें यतीश अग्रवाल कि बिंबाणुओं का क्या काम है। बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अंडरलाइन करेंगे हम इसको। बिंबाणुओं का क्या काम है कि चोट लगने पर, यदि हमें कोई चोट लग जाती है और हमारा रक्त बहने लगता है, हमारा खून बहने लगता है, तो उसको किस तरीके से रोकना है, उस जमाव क्रिया में वो है मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। हमारे जो रक्त का जो तरल भाग है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, इसमें एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। यानी जो रक्त वाहिका है अपनी, जिसमें से रक्त संचालन होता है, वो उसमें जिसे कटी फटी दीवारों से, यानी रक्त जो वाहिका है, इनकी से ले जाने वाली जो दीवारें हैं या जो कोशिकाएं हैं, इसमें अगर कोई कटी फटी हो तो यह जिस प्रकार से एक मकड़ी होती है वो जाला बुन देती है, वैसे ही ये रक्त वाहिका उन कटी फटी दीवारों में एक मकड़ी के समान जाला बुन देती है। बिंबाणु होते हैं वो इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह से आई दीवार में दरार है वो भर जाती है। तो बिंबाणु का क्या काम है कि इस दीवार में जो दरारें आई हैं, यानी जो क्षति हुई है, उसको वो पूरा कर देते हैं, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। जिससे हमारा रक्त है, हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है वो बाहर निकल रहा है, वो बंद हो जाता है। आप या चाहे तो इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, ये सारा करके बंद हो जाता है, रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं अपन। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल बोला, ये लेकिन दीदी यदि घाव गहरा है तब तो खून है वो बहता ही चला जाता है। तो हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि हाँ ऐसा हो तो हमें जल्दी से क्या करना चाहिए, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूर समझने पर ऐसी स्थिति में से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। जरूर समझने पर, यानी रक्त है वो बहुत ज़्यादा बह रहा हो तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी हमें लगाने पड़ते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। लेकिन हम डॉक्टर के पास जाए, इतना समय अगर हमारे पास है
डॉक्टर के पास जाने में समय भी लगता है, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पर हमें चोट लगी है वहाँ चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अब अपना प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि चोट के स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, तो अंडरलाइन करेंगे हम यहाँ से, चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो प्राथमिक उपचार में हम क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार में सबसे पहले हम एक साफ कपड़ा है वो चोट लगे हुए स्थान पर बांध देंगे। अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने। फिर दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। जब दबाव पड़ता है उस पर तो जो रक्त है उसका बहना है वो कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। किंतु यदि ऐसा भी हो सकता है, यदि बहुत ज्यादा खून है वो बह जाए तो हमें खून भी चढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रक्त बहने से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी होने से हमारे शरीर में जो उचित जो पोषण है वो नहीं मिल पाता। हमने ये पहले भी पढ़ लिया था। तो रक्त हमारा शरीर में पूरा हो, इसके लिए हमें रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, यदि चोट लगने पर बहुत ज़्यादा रक्त बह गया हो तो। हम इसको अंडरलाइन कर ही लिया था आपने। और इसके लिए बता रहे हैं कि दबाव पड़ने पर रक्त बहना कम हो जाता है। रक्त बहना कब कम हो जाता है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। आगे अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो अनिल ने पूछा कि ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है क्या? तो दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। तो दीदी ने बताया कि अनिल, हर किसी का एक सा रक्त नहीं होता, यानी सबके जो रक्त हैं, सबके ब्लड ग्रुप हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी का ओ नेगेटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का ओ नेगेटिव होता है, किसी का ओ पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से सभी व्यक्ति का जो रक्त समूह है वो मिलता नहीं है, सभी व्यक्तियों के रक्त समूह हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो दीदी उन्हें ये समझा रही है अनिल को कि अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, कि हर किसी भी व्यक्ति का रक्त है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त की 4 वर्गों में बांट दिया गया है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। अंडरलाइन करेंगे हम इसे। रक्त को किस गुणों के आधार कितने भागों में बांटा गया है, रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, तो कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्ग समूहों में बांट दिया गया है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। आगे पढ़ते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जरूरत है खून की तो उस व्यक्ति को उसी के रक्त समूह का, यानी ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव, और जैसा भी जिसको नेगेटिव या पॉजिटिव जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत है उस व्यक्ति को उसी के ब्लड ग्रुप से मिलता हुआ ब्लड चढ़ाया जा सकता है। अंडरलाइन इसको भी कर लेंगे आप। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। इसमें प्रश्न अपना बन रहा है, क्या प्रत्येक व्यक्ति को हर किसी का रक्त समूह चढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं चढ़ाया जा सकता। जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे पढ़ते हैं। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि अगर मान लो किसी को चोट लग गई है और उसका बहुत ज्यादा रक्त बह गया है तो फिर क्या करे कि उस व्यक्ति का मान लो कि उसका ओ नेगेटिव हो, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी से मिले ही नहीं, तो क्या करे? तो किसी का भी चढ़ा सकते हैं क्या? वो पूछ रहा है कि यदि रक्त समूह नहीं मिले तो अब क्या करना चाहिए? तब दीदी ने बताया, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, कि ऐसी स्थिति नहीं आए इसके लिए क्या होता है, ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। जैसे पैसे रखने के लिए बैंक होते हैं ना, वैसे ही ब्लड के लिए, खून के लिए भी ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जो प्राय यानी जो बड़े बड़े अस्पताल है उसमें इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं, जिसमें जहां सभी तरह के
रक्त समूहों का रक्त है वो तैयार रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर व्यक्ति को चढ़ाया जा सके। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। दीदी ने कहा कि ये ब्लड बैंक जो बनाए गए हैं बड़े बड़े अस्पताल में, वहां पर सभी प्रकार के ब्लड हैं, जो रक्त समूह है उनमें रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इसके लिए कि रक्त है वो हमें मिले और इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या करें? इसके लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, अपने यानी अपने खून का दान करना चाहिए समय समय पर, ताकि जो इन ब्लड बैंकों में जो ब्लड है उनका भंडारण भरा रहे, उनका भंडार सुरक्षित रहे। इसके लिए हमें हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक समय समय पर रक्तदान करते रहें। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं, यानी जिसकी उम्र है 18 वर्ष हो गई हो और वह स्वस्थ हो, वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। अब अपना प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि कितने वर्ष का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है? तो यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। फिर अपना प्रश्न यहाँ से ये बना कि ब्लड बैंक में ब्लड सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहें। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहिए। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। एक समय में एक व्यक्ति से कितना मिलीलीटर रक्त लिया जा सकता है? 300 मिलीलीटर। इसको भी अंडरलाइन कर लो कि एक समय में एक व्यक्ति से लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। प्राय ये क्या समझा जाता है कि रक्तदान करने से, कि रक्त का दान करने से कमजोरी आ जाएगी, तो यह विचार है वो बिल्कुल निराधार है, यानी इसका कोई आधार ही नहीं है कि रक्तदान करने से हमारा जो रक्त हमारे में कमजोरी आ जाती है, ये इस बात का कोई आधार ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम रक्तदान करते रहे और हमें कमजोरी आ जाए, ऐसा नहीं होता। एक निश्चित समय के बाद हमारे में ब्लड है वो नया बन जाता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, कि हमारा शरीर हम जितना रक्त दान करते हैं उतना कुछ दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। वैसे भी हमारे शरीर में कितना लीटर खून होता है? 5 लीटर खून होता है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग। हमारे शरीर में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, व्यक्ति के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। इससे यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? इससे भी यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए, यानी किसी को उसकी रक्त की जरूरत है और हमारे में ब्लड है, हमारे में जो खून है वो पर्याप्त मात्रा में है, और हमने 300 मिलीलीटर जो खून है 300 मिलीलीटर रक्त है वो किसी को दे दिया और किसी की जीवन है वो खतरे से बाहर आ गया, तो ये किसी किसी बढ़िया काम से हो ही नहीं सकता, कि इससे बढ़िया काम कोई हो ही नहीं सकता। तो इसमें हमें यही बता रहे हैं यतीश अग्रवाल कि वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, और इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी ने समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। फिर तो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं नियमित रूप से
रक्तदान करूंगा, यानी एक समय बाद जितना रक्त दे सकते हैं तो मैं नियमित रक्तदान करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो उसने, जो डॉक्टर दीदी थी, उसने अनिल की ठोकते यानी शाबाशी देते हुए कहा कि इससे बढ़िया तो कोई काम और हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट, हमारा जो ये पाठ है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके प्रश्न जो अभ्यास है वो देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अभी हमने अंडरलाइन किया था कि रक्त को बहाव को रोकने के लिए हमें चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अभी मैंने अंडरलाइन करवाया था आप लोगों को, तो आप उसका उत्तर भी वही होगा कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अगला है अपना कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा था कि जब हम खून को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। इसीलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है कि जब हम खून को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो हमें जो छोटे बड़े कई तरह के हमारे रक्त में जो कण होते हैं वो दिखाई देते हैं। उसमें कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता। इसीलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अनिल है वो डॉक्टर दीदी से कहता है कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, तो इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। अगला है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। हमने ये कल पढ़ा था पाठ में। यदि एनीमिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उससे बचने के लिए हमें सब्जी, फल, दूध, दही आदि खानी चाहिए, क्योंकि ये इनमें ये तत्व है वो उपयुक्त मात्रा में होते हैं और संतुलित आहार में प्रोटीन, विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमें एनीमिया से बचाते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें दोबारा बता देती हूँ, हमें सब्जी, फल, दूध, दही, अंडे, गोश्त ये आदि खाने चाहिए हैं, क्योंकि इनमें ये तत्व है, पौष्टिक जो तत्व है वो उपयुक्त मात्रा में होते हैं और ये खाते हैं तो एक हमारा जो संतुलित आहार हो जाता है। और संतुलित आहार में प्रोटीन, विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमें एनीमिया से बचाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पेट में ये कीड़े हैं, पेट में कीड़े प्राय हमने जो चैप्टर में पढ़ा था, प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। हमें इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व हमें अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। और इससे बचने का सहज उपाय यह है कि शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, नंगे पैर इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। हमने चैप्टर में पढ़ाया था और मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा सकता है, तो इसका आंसर यह होगा। अगला है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो रक्त के मैंने अंडरलाइन करवाया था, आपको कल बताया भी था कि जो सफेद कण होते हैं वो वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। तो जब रोगाणु हैं वो हमारे शरीर पर धावा बांधने की कोशिश करते हैं तो और कोशिश करते हैं तो जहाँ तक संभव हो पाता है ये जो रक्त के सफेद कण हैं हमारे रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते और बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए इनको रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। अगला है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। तो कि ब्लड बैंक में अभी हमने पढ़ा था कि ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। अगर हम ब्लड बैंक में रक्तदान करेंगे तो उन व्यक्तियों की मदद हो जाती है जिनके रक्त समूहों का रक्त न तो मिलता हो और हमारे रक्तदान से जरूरतमंद व्यक्तियों की जान बच जाती है।
ब्लड बैंक में सभी प्रकार के रक्त है वो तैयार रखे जाते हैं। आपात स्थिति में रक्त के लिए उधर उधर नहीं भटकना पड़ता और रोगी की जान बचा सकते हैं। तो इसलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। प्रश्न अपने से पूछा गया कि रक्तदान ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है, कि ब्लड बैंक में रक्तदान करो तो इससे क्या लाभ है कि एक तो जो जरूरतमंद व्यक्ति होती है उसकी जान बच जाती है, और जिसका फिर जिससे रक्त समूह का रक्त न मिलता हो, जिसके मान लो कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के रक्त समूह किसी से मिलता नहीं हो, तो हम जो रक्तदान करते हैं हो सकता हो उस व्यक्ति के रक्त से मिलता हो और उस किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बच जाए। और ब्लड बैंक में जो सभी प्रकार के जो रक्त है वो तैयार रखे जाते हैं। आपात स्थिति में रक्त के लिए रोगी को इधर उधर नहीं भटकना पड़ता और रोगी की जान भी बच सकती है। सांस लेने, अगला है सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। उसे सांस लेने पर जो शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल कण है वो पहुंचाते हैं। आगे है पाठ से आगे, पहला, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लौह तत्व की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है अपना, बिंबाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है। बिंबाणु यानी जो प्लेटलेट है कण है वो कम हो जाते हैं, वो किस बीमारी में हो जाते हैं। डेंगू हो जाता है ना हमारे, डेंगू बुखार। डेंगू तब हमारे शरीर के जो बीमाणु है यानी प्लेटलेट जो कण है वो घट जाते हैं, और इसलिए कोई भी बुखार हो, चाहे वो डेंगू हो चाहे मलेरिया, उसमें प्लेटलेट कण है वो कम नहीं होने चाहिए। इसलिए ये बीमाणु है वो प्राय मलेरिया बुखार है या फिर डेंगू बुखार है, इनमें इनमें पाई जाती है। फिर है भाषा की बात, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने में पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनसे शब्दों का प्रयोग हो। फिर शब्द दिए हमें बनते बनते, तो हम इनसे वाक्य बनाएंगे कि किसी का भी नाम लिख सकते हैं कि स्नेहा का काम है वो बनते बनते बिगड़ गया। फिर है दूसरा शब्द दिया है हमें पहुंचते पहुंचते, तो हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि राम के जल्दी पहुंचते पहुंचते भी ट्रेन है वो निकल गई। राम के जल्दी जल्दी पहुंचने पर भी ट्रेन है वो निकल गई या छूट गई। फिर है लेते लेते, तो उससे हम वाक्य बना लेंगे कि बाजार में जेब कट जाने के कारण मैं सामान लेते लेते छोड़ाया, कि बाजार गया था और बाजार में जेब कट जाने के कारण सामान है वो लेते लेते छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट है अपना करते करते, तो उसने या राम ने राम ने काम करते करते खाना खा लिया। कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपन। फिर है इन वाक्यों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे लगा हुआ और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते वाक्य बनाइए और उनका अर्थ लिखिए। जैसे ठीक ठाक, यानी ठीक ठाक यानी बिल्कुल सही। वाक्य इसका ठीक ठीक पढ़ने से ही ज्ञान बढ़ता है। फिर है घड़ी घड़ी यानी हर पल, तो इसको हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। राम अक्षत को घड़ी घड़ी परेशान करता है। फिर अगला है कहीं कहीं यानी किसी किसी स्थान पर, तो इसका वाक्य प्रयोग हम कुछ भी बना सकते हैं। इस समय वर्षा कहीं कहीं पर हो रही है। आप देख रहे हो कि आज झुंझुनू में वर्षा हो रही है अच्छी, तो इस पर भी हम एक वाक्य बना सकते हैं कि इस समय या इस वर्ष वर्षा है वो कहीं कहीं पर हो रही है, यानी कहीं झुंझुनू में हो रही है, कभी जयपुर में हो रही है, कभी मुंबई में हो रही है, तो कहीं कहीं पर हो रही है। घर घर यानी प्रत्येक घर में, वाक्य प्रयोग अपन इसका कुछ भी बना सकते हैं कि दीपावली का या होली या दशहरा का त्योहार है वो घर घर में मनाया जाता है। फिर है क्या क्या,
यानी कौन कौन सा। तो वाक्य इसका भी कुछ भी बना सकते हैं कि माँ ने बाजार जाते हुए पूछा कि क्या क्या सामान लाना है। वाक्य प्रयोग हम कुछ भी बनाकर दे सकते हैं इसका। नेक्स्ट है अपना, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में से प्रयोग कीजिए। तो पहला है भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा से मतलब है भांति भांति की वस्तुएं। इसका वाक्य कुछ भी कर सकते हैं हम, अरे भाई तुम्हारा ये बैग तो भानुमति का पिटारा है। फिर है दस्तक देना। दस्तक देने यानी किसी का दरवाजा खटखटाना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम कुछ भी बना सकते हैं। रात को जब राम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गया। नेक्स्ट अपना है धावा बोलना। धावा बोलना यानी किसी पर अचानक आक्रमण करना, अचानक से आक्रमण करना। तो पड़ोसी को इसका वाक्य प्रयोग हम कुछ भी बना सकते हैं कि पड़ोसी को सोया जानकर डाकुओं ने उनके घर पर अचानक धावा बोल दिया। कुछ भी हम कर सकते हैं। फिर है घर करना यानी अपना स्थान बनाना। तो रोगाणु, इसमें हम इसी चैप्टर से ले लेते हैं कि रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं। फिर अगला है पीठ ठोकना। पीठ ठोकना यानी किसी को शाबाशी देना, किसी अच्छे काम के लिए शाबाशी देना। इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे, कक्षा में प्रथम आने पर मेरे पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी। यानी पीठ ठोकना यानी सचमुच का पीठ ठोकना नहीं, किसी अच्छे कार्य के लिए शाबाशी देना कि तुमने ये अच्छा कार्य दिया, इसलिए कहते हैं पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना कि कक्षा में प्रथम स्थान आने पर मेरे पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी यानी मुझे शाबाशी दी। फिर नेक्स्ट है कुछ करने को। नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। अगला प्रश्न है कि ब्लू बेबी क्या है। ब्लू बेबी क्या है कि जब नवजात शिशु होता है यानी जिसने जन्म लिया हो, उस शिशु के या उस बच्चे के जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस ऑक्सीजन की कमी से उसका जो शरीर है वो नीला पड़ जाता है, उसे ही ब्लू बेबी बीमारी कहा जाता है और डॉक्टर द्वारा इसका इलाज किया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, रक्त के जमाव की क्रिया में बीमाणु प्लेटलेट का कार्य क्या है। तो रक्त के जमाव की क्रिया में बीमाणु जो प्लेटलेट है वो क्या करते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो घाव भरने के काम आते हैं। कोई भी अगर हमें चोट लग गई है और चोट लग गई है तो उसमें क्या होगा कि चोट लगे स्थान पर क्या होगा, घाव हो जाएगा। तो ये बीमाणु क्या करते हैं, क्या करते हैं, अभी चैप्टर में पढ़ा था हमने। हाँ, ये बीमाणु जो प्लेटलेट होते हैं ये घाव भरने के काम आते हैं। फिर आपने पढ़ा था रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। हाँ, रक्तदान के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इससे पहले हम रक्तदान नहीं कर सकते। यदि हम रक्तदान कर रहे हैं तो रक्तदान के लिए कम से कम हमारी उम्र है वो 18 वर्ष होना जरूरी है। फिर है कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। तो 6 महीने बाद हम दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद में। क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। नहीं चढ़ाया जा सकता। स्त्री का पुरुष का नहीं चढ़ाया सकता। क्यों नहीं चढ़ाया सकता, क्योंकि उनका रक्त समूह एक होना जरूरी है। यदि एक का ओ नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है, तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री पुरुष का रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता। तो हम लिखेंगे कि रक्त समूह एक होने पर ही स्त्री का रक्त है वो पुरुष को चढ़ाया जाना चाहिए, बशर्ते उनका रक्त समूह एक हो। तो स्टूडेंट, आज हमने अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से इस चैप्टर पार्ट 6 का अध्ययन कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर देख लिए। अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसको आप आज इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे। और जितना होमवर्क मैंने अभी तक आप लोगों को करवा दिया 5 चैप्टर, वो कंप्लीट सभी के बच्चे की नोटबुक में हो जाने चाहिए। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी नोटबुक चेक करने के लिए स्कूल में ज़रूर भेजेंगे, इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। काम कंप्लीट रहेंगे कि जिस दिन जिस सब्जेक्ट का काम करवाया गया हो उस दिन उस सब्जेक्ट का काम अवश्य पूरा कर लेंगे। मैडम पेरेंट्स के साथ आना है क्या स्कूल में। अगर आप नहीं आ सकते तो आप अपने पापा को भेज सकते हैं। यदि आपके गार्जियन आपको मना कर रहे हैं तो आप अपने गार्जियन के साथ नोटबुक भेज सकते हैं। एक दिन वो दे जाएंगे, फिर दूसरे दिन ले जाएंगे। आपका आना जरूरी नहीं है यदि आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो। ठीक है ना। ओके
ओके मैम। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।